साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी पूरी भारत की सामाजिक व्यवस्था को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है और समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जाति व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करने का काम जो है यह जाति व्यवस्था करती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था है क्या, जाति का मतलब क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी विशेषताएं क्या है। तो जब हम जाति व्यवस्था की के अर्थ की बात करते हैं तो जाति व्यवस्था का सामान्य अर्थ जो है वो जाति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से लिया गया है और अंग्रेजी का जो कास्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जाति या मत विभेद। कई बार जब समाज में अलग अलग मत रखने वाले लोग अलग अलग समूहों में बढ़ जाते हैं तो इससे भी कास्टा का सामान्य अर्थ लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर मत विभेद का मतलब है कि अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग, अलग अलग कार्य करने वाले लोग, अलग अलग समाज में योगदान देने वाले लोग जब अलग अलग समूहों में बढ़ जाते हैं तो इसे भी जाति के रूप में देखा जाता है। कास्टा शब्द जो है इसका पता सन 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नाम के विद्वान ने लगाया था और फ्रांस के अब्बे डुबायस ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले मजूमदार मदान ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज क्लास। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक एक शब्द की यदि हम व्याख्या करें तो वर्ग क्लास से बना है, क्लास क्लासेस से बना है और उसका अर्थ होता है कि जब व्यक्तियों की श्रेणी कई टुकड़ों में, कई भागों में बढ़ जाती है तो उसके लिए हम वर्ग शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि वर्ग की अवधारणा खुली होती है। जैसे सामान्य तौर पर यदि आप समाज में देखना चाहें तो वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो यहाँ पर यह श्रेणी जो है, यह वर्ग जो है वो ओपन होता है, एक खुली व्यवस्था होती है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति यदि अपनी हैसियत, अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करता है तो वह मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में जा सकता है। इसी तरह से उच्च वर्ग जो है यदि अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाता और लगातार यदि अपने गुणों का ह्रास करता है, अपनी संपत्ति का ह्रास करता है, अपनी हैसियत का ह्रास करता है, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि जिससे वह नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जब जात की बात आती है तो मजूमदार मदान ने बहुत अच्छे शब्दों में या कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया कि जात एक बंद वर्ग है तो वर्ग एक कैटेगरी है, लेकिन उसकी खासियत यह है कि वह एक बंद होता है। उसका कारण ये कि जब जाति हमारी निर्धारित हो जाती है, जिस घर में हम पैदा हो जाते हैं, उससे कभी जीवन में हमारे दिमाग में ये बात कहीं आती ही नहीं कि कभी हमारी जाति भी बदल सकती है। दूसरी परिभाषा जब हम देखते हैं चार्ल्स फूले की, तो उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 में कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। अर्थात जब हम अपनी उत्पत्ति खोजने का प्रयास करते हैं, मैं यदि एक निश्चित जाति का हूं तो उसके पीछे सीधा कारण यह है कि मेरे पिताजी उस जाति के थे, मेरे पिताजी उस जाति के थे, इसका सीधा मतलब यह है कि मेरे बाबा जी उस जाति के थे। तो जब अपनी वंश परंपरा से अपने आप को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसे हम जाति कहते हैं। तो इस तरह से चार्ल्स फूले ने वंश परंपरा से जोड़ दिया, जबकि मजूमदार मदान ने समझाने का प्रयास किया कि जाति एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह से बंद होता है। कोई किसी भी तरह से प्रयास ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता, मन में विचार ही नहीं आता कि हमारी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद मैकआइवर पेज की परिभाषा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब मैकआइवर पेज ने सोसाइटी पुस्तक में 1955 में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि जब स्थिति इतनी निश्चित हो कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी परिवर्तन की आशा के अपना भाग्य लेकर पैदा होता हो तो उसे हम जाति कहते हैं।
अर्थात जैसा मैंने अभी आपसे बात की कि जाति एक बंद वर्ग है और बंद होने के कारण हम अपना भाग्य समझ लेते हैं। हम जिस जाति में पैदा होते हैं उसी को अपना भाग्य मान लेते हैं और कहीं पर भी हमारे मन में परिवर्तन की आशा भी नहीं रहती। तो ऐसी एक परिस्थिति, केवल अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं कि यदि हमारा भाग्य अच्छा हुआ, ईश्वर ने हमें उच्च जाति में, उच्च वर्ग में पैदा कर दिया तो हम उच्च श्रेणी के हो गए, और यदि हमें निम्न जाति में पैदा, हालांकि यह एक विवादास्पद स्थिति है जब जाति को हम उच्च और निम्न माने, लेकिन पूरी तरह से जिस जाति में हम पैदा हो गए उसी को अपना भाग्य मान लेते हैं और किसी प्रकार से परिवर्तन की उम्मीद हम उससे नहीं करते हैं। इसके बाद जाति की जब विशेषताओं की हम बात करते हैं तो जाति की विशेषताएं जी.एस. भुरिये नाम के विद्वान ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जाति की 6 विशेषताएं होती हैं। पहला, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का खंडात्मक विभाजन, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे बीच में जाति व्यवस्था ना होती तो हमारे पास केवल एक आधार होता कि हम इंसान हैं, हम स्त्री हैं, एक पुरुष हैं, जो एक प्राकृतिक बंटवारा होता। लेकिन जब सामाजिक स्थितियों की बात आती है, जाति व्यवस्था हमारे बीच में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर जो है मानव समाज जो है वो कई टुकड़ों में, कई खंडों में बँट जाता है। तो जाति की पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है कि जाति के आधार पर समाज कई खंडों में, कई टुकड़ों में जो है वो बँट जाता है। दूसरी विशेषता है संस्तरण, हायरार्की। तो यहाँ पर देखें कि जो ये खंडात्मक विभाजन होता है, कई टुकड़ों में समाज का बंटवारा होता है, तो यह बंटवारा जो है वो इक्वल नहीं होता, समान नहीं होता। इसमें जो है ऊपर नीचे का क्रम देखने को मिलता है। और यदि हम जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को समझते हैं तो सबसे उच्च स्थिति में ब्राह्मण वर्ण होता है, इसके बाद क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, और सबसे निम्न स्थिति में जो है वो शूद्र वर्ण होता है। तो लगभग उस वर्णों से ही आगे जाति बढ़ती है, और जाति में भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण वर्ण से रिलेटेड जो जातियां हैं वो उच्च स्थिति में समाज में विद्यमान होती हैं और वह एक प्रभावी रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। इसी तरह से अगले क्रम में भी हम देखते हैं कि जो जितना नीचे जाति में होता है वह जो है वो उतना अयोग्य, निर्योग्य माना जाता है और कई सुविधाओं के लाभ से वह वंचित रह जाता है। इसलिए जाति व्यवस्था जो है उसमें संस्तरण भी पाया जाता है, ऊपर नीचे का क्रम भी पाया जाता है। इसके बाद तीसरी विशेषता हमें देखने को मिलती है भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। अब यहाँ पर ये भी हमें समाज में जब जाति व्यवस्था का अध्ययन हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि भोजन, किसके हाथ का बना हुआ भोजन हम कर सकते हैं और किसके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं कर सकते, किसका छुआ हुआ भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं और किसका नहीं। सामाजिक सहवास, उठना बैठना, खाना पीना, और इवन यदि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की हम बात करें तो किसके साथ हमारा हुक्का बीड़ी हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता, इस तरह से हम भोजन एवं सामाजिक सहवास को प्रतिबंध के रूप में हम देखते हैं। जैसे हमारे अपने घरों में हमें देखने को मिलता है कि यदि पंडित जी पूजा सुनाने के लिए आते हैं तो हम एक परंपरागत समाज की बात करना है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित जी को राशन दे दिया जाता था, लेकिन दूसरे के हाथ का बना हुआ भोजन वो नहीं करते थे। वो स्वयं अपने हाथों से बनाते थे या कोई ब्राह्मण ही आकर वह भोजन बनाता था, तब इसके बाद जो है वह भोजन जो है वो ग्रहण करते थे। उसी तरह से समाज में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि यदि एक ब्राह्मण वर्ण का लड़का जो है या जाति का लड़का जो है यदि शूद्र के साथ उठना बैठना खाना पीना करने लगे तो कहीं ना कहीं समाज उसे आलोचना का पात्र बनाता है। तो यह नियम बड़ी कठोरता से परंपरागत समाज में लागू था। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब उसकी बात अपन परिवर्तन की बाद में करेंगे। इसके बाद अगली विशेषता है धार्मिक निरोग्यता और विशेषाधिकार। मतलब धार्मिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो कुछ जातियों को विशेषाधिकार दिया गया है, जबकि कुछ जातियां समाज में ऐसी हैं जिनको सामान्य अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। सामान्य तौर पर यदि आप देखें तो एक मंदिर में पुजारी का कार्य जो है एक ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति पुजारी का कार्य नहीं कर सकता। उसी तरह से यदि उपनयन संस्कार की हम बात करें तो उपनयन संस्कार जो है वो 3 वर्णों के लिए अनुमति है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनयन संस्कार हो सकता है, लेकिन शूद्र वर्ण के लिए कहीं उपनयन संस्कार की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में भी हमें कुछ विशेष अधिकार जातियों को मिले हुए हैं, जबकि कुछ जातियों को जो है सामान्य अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है। इसके बाद
अंतर्विवाही अंतर्विवाही जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि जाति दो तरह की उदाहरण हमें देखने को मिलती है, एक अंतर्विवाही, एक बहिर्विवाही। तो जब बहिर्विवाही की बात होती है तो हम गोत्र को देखते हैं कि गोत्र बहिर्विवाही होता है, एक ही गोत्र में के बच्चों का विवाह आपस में नहीं होता है। जबकि जाति जो है वो अंतर्विवाही होती है, हमें अपने जीवन साथी का चुनाव अपनी जाति के अंदर ही करना पड़ता है। कहीं पर भी समाज हमें अनुमति नहीं देता कि अपनी जाति के बाहर जाकर और हम जो है वो अपने जीवन साथी का चुनाव करें। और अंतिम हम देखते हैं कि पेशे से अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। जाति के साथ पेशा भी निर्धारित होता है कि सुनार जो है जेवर बनाने का काम करेगा, पंडित जो है वो मंत्रोच्चार और वेद का अध्ययन करने का कार्य करेगा, माली फूल पत्ते इकट्ठे करने का काम करेगा, नाई जो है वो बाल काटने का काम करेगा। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन जो किया गया, तो उस श्रम का बंटवारा कर दिया गया कि हमारा पेशा भी हमारी जाति के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित है कि हम अपनी जाति के बाहर दूसरे पेशे का चुनाव परंपरागत समाज में कमोबेश नहीं कर सकते। तो इस तरह से जाति व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो समाज की श्रम विभाजन की एक व्यवस्था है, जिसमें सभी के कामों का बंटवारा होता है, पैसे का बंटवारा होता है, जीवन साथी हम कहाँ से चुन सकते हैं ये निश्चित होता है, कई भागों में हमारा समाज बढ़ जाता है और भोजन और एवं सामाजिक सहवास मतलब उठना बैठना हमारा निश्चित कर दिया जाता है कि किसके साथ हम उठना बैठना कर सकते हैं और किसके साथ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।